मिले जुले महत्व की थीं। हालांकि उन्होंने तन्वी और वनवीर के खिलाफ असुर जयकाल और उसके अंधकार दानव वंश के साथ सीधे तौर पर हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने असुर जयकाल के साथ एक समझौता किया था कि जब उसका अंधकार दानव वंश तन्वी और वनवीर को घेर कर मार रहा होगा तो वे चुपचाप खड़े तमाशा देखेंगे। अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाती तो उन्हें निश्चित रूप से दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन से कड़ी सजा का सामना करना पड़ता। हालांकि तन्वी और वनवीर के लिए इस मामले में उन्हें फंसाना आसान नहीं था। जब तक वे जिद पर अड़े रहकर इससे इनकार करते, तन्वी और वनवीर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। आखिरकार उन दोनों के अलावा वहां कोई अन्य मानव योद्धा मौजूद नहीं था। तन्वी और वनवीर के लिए यह साबित करने के लिए सबूत खोजना असंभव था कि उस समय क्या हुआ था, जब तक कि निश्चित रूप से उन्होंने घटनाओं को दर्ज करने के लिए पहले से ही किसी जादुई कलाकृति का उपयोग न किया हो। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उन परिस्थितियों में उनके पास ऐसा करने के लिए संसाधन ही नहीं थे। युवराज चिराग और एल्डर हरीश ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया और अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित किया। गुफा में आधे चरण के गहन शून्य लोक के जानवर के साथ उनकी लड़ाई ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। सौभाग्य से उन्होंने गुप्त क्षेत्र में कुछ उपचारात्मक खजाने प्राप्त किए थे, अन्यथा उनकी चोटों का इतनी जल्दी ठीक होना असंभव होता। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र, पन्ना मज्झा घाटी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार से अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जमीन से उठा और एक लंबी सांस छोड़ी। इस समय उसका स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार 13वें संस्कार को पार कर चुका था। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 13वें स्तर तक पहुंचने के साथ उसके स्वर्ण नाग अवतार की शारीरिक शक्ति उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के बराबर हो गई थी। अपने स्वर्ण नाग अवतार की इस शारीरिक रक्षा के साथ अगर वह चुपचाप खड़ा भी रहे और अमरलोक के छठे स्तर से नीचे के योद्धाओं को उस पर हमला करने दे तो वे शायद उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 13वें स्तर की भयानक रक्षा शक्ति के साथ उसका स्वर्ण नाग अवतार अब शायद अमरलोक के छठे स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने के योग्य था। निश्चित रूप से यह शक्तिशाली रक्षा शक्ति विराट के स्वर्ण नाग अवतार को केवल अमरलोक के छठे स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ टिके रहने के योग्य बनाती थी। छठे स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को हराना स्पष्ट रूप से अभी भी असंभव था। स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के 13वें स्तर को पार करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार तुरंत अपने मुख्य शरीर की जगह लेने के लिए चक्र महाद्वीप की ओर नहीं भागा। इसके बजाय उसने पन्ना मज्जा घाटी में पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र, ज्वाला पर्वत श्रृंखला। जब तन्वी श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया और माया के साथ मिलकर रक्तिम ज्वाला स्फटिक इकट्ठा कर रही थी, तभी तन्वी को अचानक श्रवण वर्षा विद्यापीठ से एक संदेश मिला। पतिदेव, कुलपति ने हमें यह गुप्त क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया है। तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। कुलपति मयंक ने गुप्त क्षेत्र में पहले से प्रवेश कर चुके श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धाओं से संपर्क करने और पीछे हटने का आदेश जारी करने के लिए लोगों को भेजा था। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ है और बाहर से अंदर वालों से संपर्क करने के लिए सीधे संचार टोकन का उपयोग करना असंभव है। इसलिए यह आदेश जारी करने के लिए कुलपति मयंक ने अपना आदेश पहुंचाने के लिए लोगों को वापस गुप्त क्षेत्र में भेजा। हमें यह गुप्त क्षेत्र क्यों छोड़ना होगा? इससे पहले कि श्वेत वस्त्रधारी विराट कोई जवाब देता, उसके बगल में खड़ी नन्ही चिड़िया ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, उसे तुरंत अपने स्थानिक जादुई खजाने के भीतर एक कंपन महसूस हुआ। नन्ही चिड़िया ने जल्दी से अपना संचार टोकन निकाला। यह रहस्यमयी कन्या महल का संदेश था। कितनी अजीब बात है, वे अचानक हमें यह गुप्त क्षेत्र क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं? संदेश पढ़ने के बाद नन्ही चिड़िया ने उलझन भरे भाव से कहा। रहस्यमयी कन्या महल के संदेश में स्वामिनी चंद्रकला का आदेश था, जिसमें रहस्यमयी कन्या महल के लोगों को गुप्त क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया गया था। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसीलिए वे चाहते हैं कि हम चले जाएं। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। विराट स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरह से जानता था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ और रहस्यमयी कन्या महल ने गुप्त क्षेत्र खाली करने का आदेश क्यों जारी किया था, क्योंकि यह मामला उससे जुड़ा था। यह इसलिए था क्योंकि उसने लगातार बाणासुर, असुर जयकाल और सेनापति राका सहित अंधकार दानव वंश के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को मार डाला था, जिससे अंधकार दानव वंश को लगा कि गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है और वे नहीं चाहते थे कि उनके लोग वहां अपना जोखिम उठाना जारी रखें। इसलिए पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। उसके अंधकार दानव पुतला अवतार ने यह खबर जानने के बाद इसे स्वरा तक पहुंचाया, जिसने बदले में गुरु प्रमुख वेदांत को सूचित किया। शायद गुरु प्रमुख वेदांत ने यह खबर मिलने के बाद वापस जाकर दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के उच्च अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की और फिर पीछे हटने का आदेश जारी किया। इसलिए विराट इस खबर से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि एक बार जब तिमिर मंडल गुप्त क्षेत्र से अंधकार दानव वंश को निकाल लेगा, जबकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इंसान अंदर ही रहेंगे, तो तिमिर मंडल के अंधकार दानव सीधे उस स्थानिक मार्ग को नष्ट कर देंगे जो गुप्त क्षेत्र में जाता है। और एक बार जब स्थानिक मार्ग नष्ट हो जाएगा तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल के जो योद्धा अभी भी अंदर हैं, वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार वे योद्धा उसकी तरह नहीं थे जो स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से अपनी मर्जी से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। बाहरी दुनिया से जुड़ने वाले स्थानिक मार्ग के बिना वे हमेशा के लिए गुप्त क्षेत्र के भीतर फंस सकते थे और मर सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के उच्च अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए पीछे हटने का आदेश जारी किया। विराट, क्या तुम कुछ जानते हो? यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और शक के साथ पूछा।
मैं इतने समय से तुम्हारे साथ ही हूं, मुझे कैसे कुछ पता होगा? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अनजान बनते हुए कहा। हम्फ, तुम्हारे इरादे बुरे हैं, तुम कभी कुछ नहीं बताते, नन्ही चिड़िया ने मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने आगे जोर नहीं दिया। विराट जो कहना चाहता था वह स्वाभाविक रूप से कह देगा। विराट जो नहीं कहना चाहता था वह पूछना बेकार था। लगातार पूछने से विराट नाराज हो सकता है और यहां तक कि उसकी पिटाई भी हो सकती है। पतिदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। हालांकि उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ से गुप्त क्षेत्र छोड़ने का आदेश मिला था, वह फिर भी विराट से उसकी राय पूछना चाहती थी कि क्या किया जाए। तन्वी के दिल में विराट पहले से ही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के आदेश विराट की इच्छाओं से टकराते हैं तो वह विराट के आदेशों का पालन करने को प्राथमिकता देगी। क्योंकि कुलपति ने ही गुप्त क्षेत्र छोड़ने का आदेश जारी किया है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से पालन करना होगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उफ, मैं और रक्तिम ज्वाला स्फटिक इकट्ठा करना चाहती थी, उन्होंने अचानक बिना किसी कारण के यह बेतुका आदेश क्यों जारी कर दिया? नन्ही चिड़िया ने शिकायत की। अगर केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने ही पीछे हटने का आदेश जारी किया होता तो वह शायद श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी के साथ जाने में झिझकती। आखिरकार ज्वाला पर्वतों के रक्तिम ज्वाला स्फटिक उसके लिए काफी आकर्षक थे। वह इन रक्तिम ज्वाला स्फटिकों को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जब रहस्यमयी कन्या महल ने भी ऐसा आदेश जारी कर दिया था तो उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से विराट ने इस गुप्त क्षेत्र में एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया था। भले ही वह अभी गुप्त क्षेत्र छोड़ दे, वह बाद में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से फिर से इसमें प्रवेश कर सकती थी। कुछ देर यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। ज्वाला पर्वत श्रृंखला से निकलने से पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सभी से कहा। ठीक है पतिदेव। तन्वी ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने यह नहीं पूछा कि विराट क्या करने जा रहा है। वह पहले से ही विराट के रहस्यमयी स्वभाव की आदी थी और उसके निजी मामलों में कभी दखल नहीं देती थी। सभी को कुछ निर्देश देने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट वहां से गायब हो गया। सभी को छोड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट सीधे ज्वाला पर्वत श्रृंखला में स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के पास गया। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट वहां पहुंचा तो स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से एक आकृति बाहर निकली। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकलने वाली यह आकृति विराट का स्वर्ण नाग अवतार थी। इस बार स्वर्ण नाग अवतार ने बाकी बचे 2 आधे चरण के गहन शून्य लोक के रहस्यमयी खजाने, जिनका उपयोग स्वरा ने प्राचीन बेर के बदले में किया था, निर्मल अवतार को सौंप दिए। स्वरा ने प्राचीन बेर के बदले में कुल 3 आधे चरण के गहन शून्य लोक के रहस्यमयी खजानों का उपयोग किया था। इनमें से एक का उपयोग निर्मल अवतार ने असुर वज्र से निपटने के लिए किया था और बाकी 2 स्वर्ण नाग अवतार के पास ही रह गए थे। इस बार स्वर्ण नाग अवतार ने ये 2 बचे हुए आधे चरण के गहन शून्य लोक के रहस्यमयी खजाने निर्मल अवतार को सौंप दिए। क्योंकि यह पहले से ही झांक था कि निर्मल अवतार ने उस आधे चरण के गहन शून्य लोक के रहस्यमयी खजाने का उपयोग असुर वज्र को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह भविष्य में बाकी 2 का उपयोग करे। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र में निर्मल अवतार ने जो कई मुसीबतें पैदा की थीं, उसे देखते हुए उसकी भविष्य की स्थिति अनिवार्य रूप से बेहद खतरनाक होने वाली थी। स्वाभाविक रूप से इन खजानों को निर्मल अवतार के पास छोड़ना सबसे अच्छा था। 2 आधे चरण के गहन शून्य लोक के खजाने लाने के अलावा स्वर्ण नाग अवतार ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के 10वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार का जादुई हथियार, साथ ही जुबैदा द्वारा हाल ही में बनाई गई मध्य श्रेणी अमर औषधि भी लाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वरा द्वारा बनाए गए कायाकल्प ताबीज को भी लाया। उसके निर्मल अवतार ने गुप्त क्षेत्र में इतनी बड़ी हलचल मचा दी थी जिससे वह सभी के ध्यान का केंद्र बन गया था। इतनी भारी निगरानी के तहत रूप परिवर्तन ताबीज का उपयोग करके उसके निर्मल अवतार का भेष शायद उन शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों को बेवकूफ बनाने के लिए पर्याप्त न हो। कायाकल्प ताबीज का रूप बदलने का प्रभाव रूप परिवर्तन ताबीज से कहीं अधिक मजबूत था। विशेष रूप से स्वरा द्वारा बनाया गया कायाकल्प ताबीज, उसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली था। स्वरा द्वारा बनाए गए कायाकल्प ताबीज का उपयोग करके और अपने भेष को बदलकर यहां तक कि एक सच्चे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए भी कोई खामी ढूंढना मुश्किल होगा। इस कायाकल्प ताबीज के भेष के साथ उसे अब दूसरों द्वारा उसकी पहचान खोजे जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इन वस्तुओं को निर्मल अवतार को सौंपने के बाद स्वर्ण नाग अवतार स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पन्ना मज्जा घाटी लौट गया ताकि पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करना जारी रख सके। निर्मल अवतार वस्तुएं प्राप्त करने के बाद तन्वी, नन्ही चिड़िया और माया के साथ फिर से जुड़ने के लिए वापस चला गया। विराट, मैं और माया तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, नन्ही चिड़िया ने विराट के वापस आने पर उससे कहा। पगली चिड़िया, तुम कहां जा रही हो? विराट ने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा। बहन, हिमानी ने हमसे कहा है कि जल्दी से वहां पहुंचें और उनसे मिलें ताकि हम एक साथ गुप्त क्षेत्र छोड़ सकें, नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। अगर बहन हिमानी ने तुम्हें उनसे मिलने के लिए कहा है तो तुम्हें हमसे अलग होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे और तन्वी के पास वैसे भी कोई और काम नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। विराट, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने बिना किसी झिझक के आपत्ति जताई। बहन, हिमानी दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में से एक हैं। क्या होगा अगर तुम बहन हिमानी को देखो और तुम्हारी नीयत खराब हो जाए? क्या यह भयानक नहीं होगा? मैं नहीं चाहती कि बहन हिमानी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए। पगली चिड़िया, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो?
उसके आसपास की सभी महिलाओं ने सक्रिय रूप से उसका पीछा किया था और उसने कभी किसी को जानबूझकर नहीं उकसाया था। विराट, क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि तुम कौन हो? नन्ही चिड़िया ने उसकी ओर देखा, अपने पंख मोड़े और कहा, खुद गिन लो कि तुम्हारे पास कितनी स्त्रियां हैं। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ पहुंचते ही तुमने तन्वी को कैसे फंसा लिया? बहन नीलिमा, मेरे और मेरे पति के बीच जो हुआ वह मेरी पहल थी, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर तन्वी ने जल्दी से विराट का बचाव किया। तन्वी, हमेशा इस आदमी की इस तरह रक्षा मत करो। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और थोड़े गुस्से से कहा, क्या तुम चाहती हो कि विराट तुम्हारे लिए कुछ और बहनें ढूंढ लाए? उसके आसपास और अधिक स्त्रियों के होने से क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके दिल में तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा? नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर तन्वी तुरंत चुप हो गई। स्पष्ट रूप से वह भी नन्ही चिड़िया की बातों से प्रभावित हुई थी। हालांकि उसे विराट के अन्य स्त्रियों को देखने से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसने उसकी साथी बनने के लिए सहमत होने से पहले ही उसे बता दिया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके आसपास अन्य स्त्रियां भी हैं। तन्वी इस बात से बहुत डरती थी कि विराट के दिल में उसका महत्व कम हो जाएगा। उसकी साथी बनने के बाद से वह लगातार चिंतित और डरी रहती थी कि विराट एक दिन उसे छोड़ देगा। इसलिए नन्ही चिड़िया की बातों ने निस्संदेह उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। भले ही वह आमतौर पर विराट का बचाव करती थी, नन्ही चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसने चुपचाप उसी का पक्ष लिया। पगली चिड़िया, मुझे लगता है कि तुम सच में मुसीबत मोल ले रही हो। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उदास चेहरे के साथ कहा। तन्वी की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह इस पगली चिड़िया की बातों में आ गई थी। विराट नहीं चाहता था कि तन्वी अन्य स्त्रियों की तरह बन जाए, जो इस संबंध में हमेशा ईर्ष्यालु और पजेसिव रहती थीं। विराट, मुझे डराने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं बहन हिमानी और बाकी लोगों से मिलने के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूं। नन्ही चिड़िया ने मुंह बनाते हुए कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट को हिमानी और बाकी लोगों से मिलने के लिए अपने साथ जाने से इतनी दृढ़ता से मना करने का उसका एक कारण यह भी था कि उसे डर था कि विराट और हिमानी फिर से एक दूसरे में उलझ जाएंगे। इतने सालों तक विराट के साथ रहने के बाद वह विराट के आकर्षण से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। भले ही विराट उन स्त्रियों के साथ शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन वह सक्रिय रूप से उसका पीछा करने से उन्हें रोक नहीं पाता था। विराट हालांकि इस संबंध में अनिर्णायक था और टाल मटोल करता था। अगर चीजें गलत हो गईं तो वह और भी अधिक गंदी स्थितियों में फंस जाएगा। इसलिए रहस्यमयी कन्या महल की स्त्रियों के साथ उसे जितना हो सके बातचीत करने से रोकना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा उसकी स्त्रियों की भीड़ और भी बड़ी हो सकती है। दूसरी ओर नन्ही चिड़िया नहीं चाहती कि विराट उसका परिवर्तित रूप देखे। वह रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं के सामने अपने परिवर्तित रूप में प्रकट नहीं हो सकती। आखिरकार जब वह और माया रहस्यमयी कन्या महल में शामिल हुए तो वे हमेशा परिवर्तित मानव लड़कियों के रूप में ही दिखाई दिए। रहस्यमयी कन्या महल के लोगों को यह नहीं पता कि वह एक नीले फीनिक्स का अवतार है। नन्ही चिड़िया नहीं चाहती कि रहस्यमयी कन्या महल के लोगों को यह पता चले। इसलिए हिमानी और अन्य रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं से मिलने के लिए उसे मानव रूप में बदलना होगा। अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट उसके साथ जाता है तो क्या वह उसका परिवर्तित रूप नहीं देख लेगा? सच तो यह है कि यही वह असली कारण था जिसकी वजह से नन्ही चिड़िया ने इतनी दृढ़ता से श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपने साथ यात्रा करने से मना कर दिया था। पिछला कारण तो महज एक बहाना था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, किसे परवाह है? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गुस्से से कहा। नन्ही चिड़िया की बातों से वह सच में बहुत गुस्सा था। उसके मुंह से वह एक चरित्रहीन इंसान जैसा लग रहा था। नन्ही चिड़िया अपनी योजना को सफल होते देख अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। विराट, तो फिर मैं और माया पहले जा रहे हैं, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। पगली चिड़िया, सावधान रहना, यह गुप्त क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, यहां पकड़े मत जाना। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और चेतावनी दी। मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगी, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। इसके अलावा मेरे पास अभी भी अमरलोक के 9वें स्तर की वह पुतली है जो तुमने मुझे दी थी। भले ही तुम्हारे पास अमरलोक के 9वें स्तर की वह पुतली हो, फिर भी तुम लापरवाह नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा सामना असुर वज्र या असुर जयकाल जैसे अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ से होता है तो अमरलोक के 9वें स्तर की वह पुतली तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। नन्ही चिड़िया और माया के जाने से पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उन्हें कुछ उच्च स्तर के स्वर्ण कवच ताबीज और पलायन ताबीज दिए। इन ताबीजों को लेने के बाद नन्ही चिड़िया और माया वहां नहीं रुके। उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी को विदाई दी और चले गए। पतिदेव, क्या हमें छुपकर बहन नीलिमा और माया के पीछे जाना चाहिए? तन्वी ने नन्ही चिड़िया और माया को जाते हुए देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। कोई जरूरत नहीं है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर सिर हिलाया। चूंकि नीलिमा नहीं चाहती कि हम पीछा करें, इसलिए अगर हम छुपकर उसके साथ गए तो उसे खुशी नहीं होगी। वह शायद ही कभी नन्ही चिड़िया की स्वतंत्रता में दखल देता था। अगर वह पीछे जाना चाहता था तो वह केवल नन्ही चिड़िया को सीधे बताएगा, कोई गुप्त काम नहीं करेगा। सबसे करीबी लोगों की भी कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता, अन्यथा चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ऐसा बार बार करने से दरारें पैदा होंगी और अंततः दोनों पक्ष दूर हो जाएंगे। यह सुनकर तन्वी ने कुछ और नहीं कहा। वह मूल रूप से विराट की बातों का पालन करती थी। नन्ही चिड़िया और माया के जाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी ज्वाला पर्वतों में नहीं रुके। उन्होंने भी ज्वाला पर्वतों को छोड़ दिया और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर उड़ने लगे, दक्षिणी स्वर्गमंडल। कुछ जांच के बाद गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने अंततः पुष्टि की कि तिमिर मंडल वास्तव में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अंधकार दानव वंश को खाली कर रहा है।
यह जानकर कि तिमिर मंडल की कार्रवाइयां वास्तव में सच हैं, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के उच्च श्रेणी के सदस्यों की एक बैठक बुलाई, जिसमें गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को खाली करने का औपचारिक आदेश जारी किया गया। चूंकि इस बार गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने एक औपचारिक आदेश जारी किया और ठोस सबूत पेश किए, इसलिए जो संप्रदाय पहले झिझक रहे थे, उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को निकासी आदेश जारी करने के लिए लोगों को भेजा। बैठक के बाद गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने गुरु प्रमुख वेदांत को पीछे रुकने के लिए कहा और अपना आभार व्यक्त किया। इस बार गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए धन्यवाद। अन्यथा अगर हमने तब तक इंतजार किया होता जब तक कि तिमिर मंडल ने गुप्त क्षेत्र से अंधकार दानवों को खाली नहीं कर लिया होता, तो बहुत देर हो चुकी होती, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने कहा। गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा प्रदान की गई जानकारी के कारण ही वे तुरंत मामले की जांच शुरू कर सके और इस प्रकार कम से कम समय में तिमिर मंडल की कार्रवाइयों का पता लगा सके। गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा दी गई जानकारी के बिना जब तक वे तिमिर मंडल की कार्रवाइयों में विसंगतियों को देखते, तब तक कार्रवाई करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती। अब चूंकि तिमिर मंडल का काम बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा था, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया समय पर थी और बहुत देर नहीं हुई थी। भाई, वेदांत सही हैं, हमें निश्चित रूप से इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। यह मामला अभी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्त्रलोक मंडल से सुदृढ़ीकरण जल्द ही आ रहा है। हमें अगली बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करनी होगी, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। वे गठबंधन प्रमुख सूर्यभान की जांच के परिणामों से हैरान नहीं थे। उन्हें स्वरा द्वारा प्रदान की गई जानकारी की प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं था। स्वरा के व्यक्तित्व को देखते हुए जब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो, वह यह जानकारी देते समय इतने विश्वास के साथ नहीं बोलती। भाई, वेदांत सही हैं, हमें निश्चित रूप से इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है। गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने पिछली बड़ी लड़ाई जीती थी, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान तिमिर मंडल को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सके। पिछली बड़ी लड़ाई में तिमिर मंडल को केवल अपने उच्च अंत युद्ध बलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि अपनी मुख्य सेना के मामले में दक्षिणी स्वर्ग मंडल को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ा। पिछले एक दशक में तिमिर मंडल के साथ बार बार होने वाली लड़ाइयों में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सेना पहले ही गंभीर रूप से कमजोर हो चुकी थी। यदि अस्त्रलोक मंडल से सुदृढ़ीकरण की अगली लहर आती है, जिससे तिमिर मंडल की सेनाओं की भरपाई होती है, तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सामने आने वाली स्थिति अनिवार्य रूप से बेहद गंभीर हो जाएगी। कुछ देर इस मामले पर चर्चा करने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने गठबंधन प्रमुख सूर्यभान को विदाई दी और वहां से चले गए। अस्त्रलोक मंडल से कितने सुदृढ़ीकरण आएंगे, दक्षिणी स्वर्ग मंडल को भविष्य में किस गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा, यह सब अभी अज्ञात था। लेकिन जो भी हो, दक्षिणी स्वर्ग मंडल को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को मजबूत करने का कोई रास्ता खोजना ही था। शायद अब समय आ गया था कि वह अपना अगला कदम उठाएं। गुरु प्रमुख वेदांत का मूल इरादा स्वरा से प्राप्त प्राचीन बेर को अपने लिए रखने का था। यद्यपि उन्होंने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार करते समय पहले ही काफी सारे प्राचीन बेरों का उपयोग कर लिया था, फिर भी उन्हें स्वरा से कुल मिलाकर 70 से अधिक बेर प्राप्त हुए थे। कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला को कुछ बेचने और अपने स्वयं के अभ्यास के लिए कुछ उपभोग करने के बाद भी उनके पास काफी बचे हुए थे। यदि वे शेष प्राचीन बेरों का सेवन करते हैं, भले ही वे गहन शून्य लोक के तीसरे स्तर को पार न कर पाएं, फिर भी उनकी शक्ति में काफी सुधार होगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने मूल रूप से इन प्राचीन बेरों का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करने की योजना बनाई थी। आखिरकार तिमिर मंडल के साथ पिछली बड़ी लड़ाई के बाद तिमिर मंडल ने एक गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ को खो दिया था और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थोड़े समय के लिए तिमिर मंडल को एक और हमला शुरू करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। दक्षिणी स्वर्ग मंडल भी कुछ समय के लिए शांति का आनंद लेगा। लेकिन अब स्वरा ने उन्हें बताया कि अस्त्रलोक मंडल से सुदृढ़ीकरण 1 वर्ष के भीतर तिमिर मंडल में पहुंच जाएगा, जो भविष्य की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इस स्थिति में वह केवल अपने बारे में नहीं सोच सकते थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों की चोटों को ठीक करने के लिए उन प्राचीन बेरों को निकालना उन्हें अपने लिए रखने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। दक्षिणी स्वर्ग मंडल, पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र, पूर्वी नक्षत्र नगर। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ नगरपति भवन से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। जैसे ही यह आभा फूट पड़ी, स्वर्ग और पृथ्वी ने तुरंत इसे महसूस कर लिया। आसमान से अनगिनत सुनहरी किरणें उतरीं, जो नगरपति भवन को घेरने लगीं। नगरपति भवन के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से सघन साधना ऊर्जा घूमने लगी। इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत पूर्वी नक्षत्र नगर के अनगिनत लोगों को चौंका दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप। स्वरा, जो अभ्यास कर रही थी, उसने अचानक पूर्वी नक्षत्र नगर की दिशा से आ रही हलचल को महसूस किया। उसने उस दिशा में देखा और खुश हुए बिना न रह सकी। इस हलचल का मतलब शायद यह था कि हिमानी ने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था। यह सोचकर स्वरा विराट के निवास से गायब हो गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके वह पूर्वी नक्षत्र नगर के पास एक तारे पर पहुंची और फिर उसकी ओर उड़ने लगी। स्वरा की वर्तमान शक्ति के साथ इस तारे से पूर्वी नक्षत्र नगर तक की यात्रा में केवल एक सांस का समय लगा।
जब स्वरा पूर्वी नक्षत्र नगर पहुंची तो उसने देखा कि वास्तव में यह हिमानी ही थी जिसने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था, जिससे यह हलचल मची थी। इस बार हिमानी की अमरलोक के 8वें स्तर की सफलता में 67 लाल कमल साधना पुष्पों का संघनन शामिल था। उसकी सफलता के बाद हिमानी की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अपने कमरे में एक आकृति को प्रकट होते देखा। गुरुदेव! इस आकृति को देखकर हिमानी ने अपार खुशी के साथ कहा। हर बार जब वह किसी नए स्तर को पार करती थी तो उसके गुरुदेव ठीक समय पर आ जाते थे, जिससे हिमानी को और भी यकीन हो गया कि स्वरा पास में ही है। लेकिन दुर्भाग्य से स्वरा ने उसे यह बताने से इनकार कर दिया कि वह आमतौर पर कहां रहती है। हिमानी, बहुत अच्छा, अमरलोक के 8वें स्तर को पार करने में तुम्हारी उपलब्धि उस समय की मेरी उपलब्धि से कहीं अधिक है। स्वरा ने हिमानी को प्रशंसा के साथ देखते हुए कहा। अमरलोक के 8वें स्तर को पार करना और 67 लाल कमल साधना पुष्पों को संघनित करना, यह शायद पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अद्वितीय था। वह खुद यह हासिल नहीं कर पाई थी जब उसने अमरलोक के 8वें स्तर को पार किया था। गुरुदेव, यह सब उन चमत्कारी औषधियों की बदौलत है जो आपने मुझे दी हैं। उनके बिना मैं 67 लाल कमल साधना पुष्पों को संघनित करने में सक्षम नहीं होती और मैं शायद अभी तक ठीक भी नहीं हो पाती। यदि गुरुदेव के पास उस समय ऐसे चमत्कारी साधना संसाधन होते तो आपकी उपलब्धियां निश्चित रूप से उस स्तर से कहीं अधिक होती जिसकी मैं तुलना कर सकती हूं। हिमानी ने तुरंत उत्तर दिया। यद्यपि तुमने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है, फिर भी तुम आराम नहीं कर सकती। तुम्हें अभी भी लगन से अभ्यास करना जारी रखना होगा और जितनी जल्दी हो सके अमरलोक के 9वें स्तर को पार करने का प्रयास करना होगा। स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हिमानी ने जो कहा वह वास्तव में सच था। यदि उसके पास उस समय ऐसे चमत्कारी साधना संसाधन होते तो अमरलोक के 8वें स्तर पर उसकी सफलता निश्चित रूप से हिमानी से कमतर नहीं होती। वास्तव में यह असंभव नहीं है कि वह हिमानी की तुलना में अधिक साधना पुष्पों को संघनित कर सकती थी। विराट से इन अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधनों को प्राप्त करने के बाद से उसकी मार्शल आर्ट्स योग्यता पूरी तरह से बदल गई है। उसकी वर्तमान योग्यता उन संसाधनों का उपयोग करने से पहले की तुलना में 100 गुना से अधिक है। उसकी पिछली मार्शल आर्ट्स योग्यता के साथ आधे चरण के गहन शून्य लोक को पार करने में पता नहीं कितना समय लगता और गहन शून्य लोक को पार करना तो और भी निराशाजनक होता। लेकिन अब न केवल उसने आधे चरण के गहन शून्य लोक को पार कर लिया है, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी कई गुना बढ़ गई है। यहां तक कि सच्चा गहन शून्य लोक भी अब उसके लिए अप्राप्य लक्ष्य नहीं रह गया है। उसकी वर्तमान साधना गति से गहन शून्य लोक को पार करने में 10 वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा। हाँ, मुझे पता है गुरुदेव। स्वरा की बात सुनकर हिमानी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित रूप से अभ्यास करने के लिए समय निकालूंगी और गुरुदेव को निराश नहीं करूंगी। यह अच्छी बात है। स्वरा ने हाथ बढ़ाकर उसका सिर सहलाया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वह अपने शिष्य के रूप में हिमानी से काफी संतुष्ट थी। मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के मामले में हालांकि हिमानी विराट जैसे विलक्षण व्यक्ति के तुलनीय होने से कोसों दूर थी। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद बहुत कम लोग थे जो मार्शल आर्ट्स प्रतिभा में हिमानी को पार कर सकते थे। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि कोई नहीं था। निश्चित रूप से इसमें तलवार संप्रदाय के उन विलक्षण लोगों को शामिल नहीं किया गया है। विराट के अलावा तलवार संप्रदाय में कई अन्य असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स के दिग्गज भी थे, जैसे वह मूर्ख बाघ, वह नन्ही चिड़िया, वह बड़ा कछुआ, साथ ही चंपा, आयु, माया और विराट की बेटी वान्या। इन लोगों की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हिमानी की तुलना से कहीं आगे थी। गुरुदेव, तिमिर मंडल की पूर्वी सीमा में चक्र महाद्वीप की दिशा में वास्तव में क्या हुआ था? मैं उस दिशा से बहुत तीव्र युद्ध की हलचल महसूस कर रही हूं। हिमानी ने स्वरा से पूरी उत्सुकता के साथ पूछा। वह हमेशा उस दिशा से आ रही युद्ध की हलचल को लेकर बहुत उत्सुक रही थी। हालांकि चूंकि स्वरा ने उसे पूर्वी नक्षत्र नगर में लगन से अभ्यास करने के लिए कहा था, इसलिए अपनी उत्सुकता के बावजूद वह जांच करने नहीं गई थी। लेकिन अब जब उसने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था तो वह वहां जाकर देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या हो रहा है। इसकी चिंता मत करो, बस पूर्वी नक्षत्र नगर में रहो और अपने अभ्यास पर ध्यान दो, स्वरा ने हाथ हिलाते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि पश्चिमी महाद्वीप पर क्या हुआ था, लेकिन चूंकि विराट ने उसे इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। अन्यथा अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसने गजासुर की अंधकार दानव सेना का बहुत पहले ही सफाया कर दिया होता। इसके अलावा उसके हस्तक्षेप के बिना भी यदि विराट वास्तव में अंधकार दानव सेना को खत्म करना चाहता तो उसकी चतुराई को देखते हुए वे इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। विराट के साथ इतने साल बिताने के बाद वह उसकी क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानती थी। यद्यपि वह केवल एक पारलौकिक क्षेत्र का योद्धा था, यहां तक कि 9वें स्तर का अमरलोक विशेषज्ञ भी आसानी से उसके हाथों मारा जा सकता था। यहां तक कि असुर जयकाल और सेनापति राका जैसे अंधकार दानव विशेषज्ञ भी उसके हाथों मारे गए थे, तो गजासुर की तो बिसात ही क्या है। चूंकि विराट का उस अंधकार दानव सेना को जीवित रखने का कोई और उद्देश्य था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी योजनाओं को बर्बाद नहीं करेगी। ओह, ठीक है, स्वरा की बात सुनकर हिमानी केवल सिर हिलाकर ही कह सकी। हालांकि वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में क्या हो रहा है। वह अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसे शामिल होने से मना किया था। गुरुदेव, मैं दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में वापस जाना चाहती हूं, हिमानी ने स्वरा से कहा। वह 20 साल से अधिक समय से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में थी। उन 20 वर्षों में शुरुआत में विलोम और सूदन से लड़ने के अलावा उसने अपना बाकी समय पूर्वी नक्षत्र नगर में एकांत में बिताया था। अब वह अमरलोक के 8वें स्तर पर पहुंच गई थी और यहां रहने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि वह कई वर्षों से पूर्वी नक्षत्र नगर में एकांत में थी,
वह कभी कभी कुलदीप से अग्रिम पंक्तियों की स्थिति के बारे में पूछती थी। दक्षिणी स्वर्गमंडल का पूर्वी मोर्चा 1 दशक से अधिक समय से शांतिपूर्ण था। पिछले 1 दशक में अंधकार दानव वंश की सेना न केवल दक्षिणी स्वर्गमंडल के पूर्वी सुरक्षा को भेदने में विफल रही थी, बल्कि मानव सेना द्वारा तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में पलटवार भी किया गया था। दक्षिणी स्वर्गमंडल के पूर्वी हिस्से की स्थिति पहले की तुलना में पूरी तरह से उलट गई थी। इन परिस्थितियों में उसके यहां रहने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा उसके गुरुदेव भी पास ही थे। भले ही यहां कुछ अप्रत्याशित हो जाए, उसके गुरुदेव के यहां चीजों की निगरानी करने के साथ कोई आश्चर्य नहीं होगा। 20 से अधिक वर्षों के एकांत अभ्यास के बाद उसने एक के बाद एक अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। इसने हिमानी को युद्ध की भावना और असीम महत्वाकांक्षा से भर दिया है और वह बेचैन होने लगी है। वह दक्षिणी स्वर्गमंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में लौटना चाहती है, अपने क्रोध को जारी रखना चाहती है और अधिक अंधकार दानव वंश के शूरवीरों को मारना चाहती है, ताकि पूर्वी नक्षत्र नगर में उसके वर्षों के कठिन अभ्यास व्यर्थ न जाएं। तुम दक्षिणी स्वर्गमंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में वापस लौटना चाहती हो? यह सुनकर स्वरा आश्चर्यचकित रह गई। हाँ गुरुदेव, हिमानी ने स्वरा से कहा। मैंने पहले ही अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है और यह दक्षिणी स्वर्गमंडल में अपना योगदान देना जारी रखने का समय है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में मेरी साधना इतनी बढ़ गई है और मैंने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है। मैं अभी भी इस अत्यधिक बढ़ी हुई शक्ति से बहुत परिचित नहीं हूं। दक्षिणी स्वर्गमंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में जाने और अंधकार दानव वंश से लड़ने से मुझे पिछले कुछ वर्षों में मेरी साधना के परिणामों को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। ओह ठीक है। हिमानी के शब्दों को सुनकर स्वरा ने कुछ देर विचार किया और अंततः सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है तो जाओ। हिमानी ने जो कहा वह सच था। पिछले कुछ वर्षों में हिमानी की साधना में जबरदस्त सुधार हुआ था। जब हिमानी पहली बार पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में आई थी तो वह केवल अमरलोक के 5वें स्तर पर थी। 20 साल से भी कम समय में उसने पहले ही अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था। इतने कम समय में उसकी साधना इतनी बढ़ गई थी। इसके अलावा हिमानी ने पिछले 10 वर्षों में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। इससे हिमानी के लिए अपनी तेजी से बढ़ती शक्ति के अनुकूल होना मुश्किल हो गया था, जो कि समझ में आता था। अपनी बढ़ी हुई शक्ति से परिचित होने का सबसे तेज तरीका युद्ध के माध्यम से था। यही कारण है कि योद्धाओं को हर कुछ समय में प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी केवल एकांत में रहना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी प्रशिक्षण और युद्ध के माध्यम से किसी योद्धा की शक्ति तेजी से बढ़ती है। हिमानी में वास्तव में पिछले 10 वर्षों में युद्ध कौशल की कमी थी। उसका पिछला युद्ध अनुभव केवल तभी उपयुक्त था जब उसकी साधना का स्तर कम था। अब जब उसकी शक्ति 100 गुना से अधिक बढ़ गई थी तो उसके कुछ पिछले युद्ध अनुभव उसके वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्वरा ने हिमानी के सुझाव पर आपत्ति नहीं जताई। गुरुदेव, आप सहमत हैं? स्वरा की बात सुनकर हिमानी बहुत खुश हुई। उसने सोचा था कि स्वरा उसके सुझाव का विरोध करेगी, इसलिए जब उसने यह बात कही तो वह काफी आशंकित थी। यदि उसके गुरु असहमत होते तो उसे पूर्वी नक्षत्र नगर में अपना एकांतवास जारी रखना पड़ता। हिमानी ने हमेशा स्वरा का बहुत सम्मान किया था और वह हमेशा बहुत आज्ञाकारी रही थी। उसने अपने गुरु की इच्छा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। स्वरा को अपने फैसले पर इतनी आसानी से सहमत होते देख हिमानी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। तुम क्या कह रही हो? तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम करने नहीं जा रही हो? मैं एक उचित अनुरोध से सहमत क्यों नहीं होंगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुरु इतने अनुचित हैं? स्वरा ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट में कहा। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। हिमानी ने जल्दी से समझाया। ठीक है, तुम कब जाने की योजना बना रही हो? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं कल निकलने की योजना बना रही हूं, हिमानी ने कहा। ठीक है, स्वरा ने सिर हिलाया। मैं कल तुम्हें विदा करने आऊंगी। इसके साथ ही स्वरा वहां नहीं रुकी और पलक झपकते ही गायब हो गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लौटने पर स्वरा ने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और गुरु प्रमुख वेदांत से संपर्क किया। नन्ही स्वरा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जल्द ही संचार टोकन जुड़ गया और गुरु प्रमुख वेदांत की आवाज आई। बुजुर्ग, हिमानी मुख्य युद्ध के मैदान में जाने की योजना बना रही है। क्या आप मेरे लिए उसकी देखभाल कर सकते हैं? स्वरा ने कहा। कोई बात नहीं। स्वरा के शब्द सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने जोर से अपनी छाती पीटी और आत्मविश्वास के साथ आश्वासन दिया। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। वह कब आ रही है? मैं अंतरिक्ष को चीर कर उसे यहां ले आऊंगा। बुजुर्ग, क्या आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं? क्या आपको वाकई यकीन है कि आप अंतरिक्ष को चीरकर हिमानी को वहां ले आ सकते हैं? स्वरा ने संदेहपूर्वक पूछा। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत हतप्रभ रह गए। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, हिमानी अभी साधना के किस स्तर पर है? उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में थोड़े ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गए थे। आखिरकार स्वरा के पास जो संसाधन थे वे पहले से काफी अलग थे। चूंकि उसके पास ऐसे चमत्कारी साधना संसाधन थे, इसलिए यह असंभव था कि वह उन्हें अपने शिष्यों के साथ साझा न करे। हिमानी की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पहले से ही असाधारण रूप से अच्छी थी। उन चमत्कारी साधना संसाधनों के साथ कौन जाने कि इन वर्षों में वह किस स्तर तक पहुंच गई होगी। इसलिए स्वरा के शब्द सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने तुरंत निश्चितता के साथ बोलने में झिझक महसूस की और इसके बजाय हिमानी के वर्तमान स्तर के बारे में पूछा। हिमानी ने अभी अभी अमरलोक के 8वें स्तर को पार किया है, स्वरा ने कुछ गर्व के साथ कहा। इतनी कम उम्र में हिमानी का अमरलोक के 8वें स्तर को पार करना बेहद दुर्लभ था, यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे इतिहास में भी।
इतनी उत्कृष्ट शिष्या का होना स्वाभाविक रूप से स्वरा को गौरवान्वित महसूस कराता था। अमरलोक का 8वां स्तर। गुरु प्रमुख वेदांत ने प्रशंसा के साथ कहा, नन्ही स्वरा, बधाई हो, तुमने सच में एक असाधारण शिष्या ली है। गुरु प्रमुख वेदांत को इस बात पर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ कि हिमानी ने अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था। आखिरकार ऐसे चमत्कारी साधना संसाधनों के साथ जब तक उसकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा पूरी तरह से बेकार नहीं होती, तब तक उसकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी। वे अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधन उनके लिए, एक प्रतिष्ठित गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए बहुत फायदेमंद थे। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि वे एक अमरलोक के योद्धा के लिए कितने अधिक शक्तिशाली होंगे। बुजुर्ग, क्या आपको यकीन है कि आप अंतरिक्ष को चीरकर हिमानी को वहां ले आ सकते हैं? स्वरा ने पूछा। खैर, उस लड़की हिमानी को ब्रह्मांड पार करके यहां आने दो, गुरु प्रमुख वेदांत ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पूर्वी नक्षत्र नगर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान से काफी दूर था। भले ही उन्होंने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था, इतनी विशाल दूरी पर अमरलोक के 8वें स्तर के योद्धा के गुजरने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा स्थानिक मार्ग बनाना बेहद मुश्किल होगा। अगर हिमानी अमरलोक के 7वें स्तर पर होती तो शायद उन्हें कुछ भरोसा होता, लेकिन 8वें स्तर पर वह थोड़े झिझक रहे थे। क्या होगा अगर वह हिमानी की यात्रा के दौरान स्थानिक मार्ग की स्थिरता बनाए नहीं रख पाए, जिससे यह ढह जाए? वह इसके परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। स्वरा अपनी इस शिष्या को बहुत मानती थी। अगर इस वजह से हिमानी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वह स्वरा को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए गुरु प्रमुख वेदांत ने एक साहसी चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। मैंने आपको बताया था बुजुर्ग, आप बस डींग मार रहे हैं। गुरु प्रमुख वेदांत के शब्द सुनकर स्वरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतनी विशाल दूरी पर एक अमरलोक के 8वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के गुजरने के लिए काफी बड़ा स्थानिक मार्ग बनाना तो दूर की बात है, यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान भी शायद ऐसा करने में सक्षम न हो। हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर को पार कर लिया था, उन्होंने हाल ही में यह हासिल किया था, और शक्ति के मामले में वह अभी भी गठबंधन प्रमुख सूर्यभान जैसे पावर हाउस से काफी अलग थे, जिन्होंने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर अनगिनत वर्षों का अनुभव प्राप्त किया था। स्वरा के शब्द सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत ने एक पल के लिए भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि स्वरा के शब्दों से उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वे स्वरा से बदला लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? आखिरकार स्वरा उनकी प्रमुख रणदाता थी, उन पर अभी भी स्वरा का एक बड़ा कर्ज था। वह स्वरा को खुश करने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बुजुर्ग, याद रखना, हिमानी के वहां जाने के बाद मेरी खातिर उसकी देखभाल करना याद रखना, स्वरा ने कहा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, गुरु प्रमुख वेदांत ने उन्हें जल्दबाजी में आश्वासन दिया। गुरु प्रमुख वेदांत को बात समझाने के बाद स्वरा ने संपर्क समाप्त कर दिया। फिर उसने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और विराट के स्वर्ण नाग अवतार को ढूंढा, जो पन्ना मज्जा घाटी में पवनदेव बाण विद्या का अभ्यास कर रहा था। वरिष्ठ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? स्वरा को आता देख विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अभ्यास बंद कर दिया और कुछ उलझन के साथ उससे पूछा, विराट, मुझे कुछ मध्य श्रेणी अमर औषधि दे दो। स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ओह, वरिष्ठ को मध्य श्रेणी अमर औषधि की क्या आवश्यकता है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कुछ उलझन के साथ पूछा। इस स्त्री के पास इतनी सारी पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर हैं, उसे मध्य श्रेणी अमर औषधि की क्या आवश्यकता है? हालांकि जुबैदा ने मध्य श्रेणी अमर औषधि बनाते समय पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर मिलाए थे, लेकिन मात्रा बेहद कम थी। एक ही मध्य श्रेणी अमर औषधि के लिए पन्ना मज्जा अमृत की केवल 1 बूंद और 1 औंस प्राचीन बेर की आवश्यकता होती थी। जहां मध्य श्रेणी अमर औषधि के प्रभाव बेहद शक्तिशाली थे, वहीं उनकी तुलना पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर से सीधे अभ्यास करने से नहीं की जा सकती थी। हिमानी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में जा रही है। उसके जाने से पहले मुझे उसके लिए और अधिक साधना संसाधन तैयार करने होंगे, स्वरा ने कहा। हिमानी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में जा रही है? विराट का स्वर्ण नाग अवतार चकित रह गया। हाँ, उसने अभी अभी अमरलोक के 8वें स्तर को पार किया है, इसलिए वह युद्ध में भाग लेने के लिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान में जाना चाहती है, स्वरा ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप उसे नहीं रोकेंगी? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने झिझकते हुए पूछा। मैं उसे क्यों रोकूंगी? स्वरा ने उसकी ओर देखा और कहा, हिमानी इतने सालों से एकांत में है, उसकी साधना इतनी बढ़ गई है और वह लंबे समय से युद्ध में नहीं है। वह अपनी बढ़ी हुई शक्ति को कुशलता से नियंत्रित और उपयोग नहीं कर सकती है। युद्ध में भाग लेने के लिए उसके लिए मुख्य युद्ध के मैदान में जाना एक अच्छी बात है। इसके अलावा विदेशी दुश्मनों का विरोध करना अमर खड्ग संप्रदाय के हम योद्धाओं का कर्तव्य है। मैं उसे क्यों रोकूंगी? ठीक है। यह सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं जाकर देखता हूं कि मेरी चाची जुबैदा ने कितनी मध्य श्रेणी अमर औषधि तैयार की है। यह कहने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार जुबैदा के औषधि कक्ष में गया और जुबैदा द्वारा हाल ही में तैयार की गई मध्य श्रेणी अमर औषधि उसके हाथों से ले ली। वरिष्ठ, जो मध्य श्रेणी अमर औषधि आप चाहती थीं। मध्य श्रेणी अमर औषधि लेने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार स्वरा के पास आया और उसे मध्य श्रेणी अमर औषधि वाली स्थानिक थैली सौंप दी। यह देखकर स्वरा ने स्थानिक थैली ली, अपनी दिव्य चेतना से उसे भेदा और अंदर देखा। विराट, यह इतनी कम क्यों है? स्वरा ने बहुत असंतोष के साथ कहा। इस स्थानिक थैली में केवल 50 मध्य श्रेणी अमर औषधि थीं। हालांकि इन मध्य श्रेणी अमर औषधि में चमत्कारी प्रभाव थे और बाहरी दुनिया में ये अत्यंत दुर्लभ थीं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। स्वरा जानती थी कि जुबैदा के लिए मध्य श्रेणी अमर औषधि तैयार करना मुश्किल नहीं था।
जुबैदा द्वारा उन्हें पहली बार विकसित किए हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। 2 सालों में उसने निश्चित रूप से इतने से कहीं अधिक मध्य श्रेणी अमर औषधि तैयार की होंगी। वरिष्ठ, आप गलत समय पर आई हैं। अभी 1 महीने पहले मैंने अपनी चाची जुबैदा द्वारा तैयार की गई मध्य श्रेणी अमर औषधि अपने निर्मल अवतार को भेजी थी। ये 50 मध्य श्रेणी अमर औषधि मेरी चाची जुबैदा द्वारा पिछले 1 महीने में ही तैयार की गई है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्पष्ट किया। विराट, तुम्हें क्या लाभ मिलता है? तुम केवल उस चरित्रहीन तन्वी के बारे में सोचते हो। यह सुनकर स्वरा और भी अगबबूला हो गई। विराट के निर्मल अवतार के साधना स्तर के साथ मध्य श्रेणी अमर औषधि जैसी उच्च श्रेणी की औषधि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह मध्य श्रेणी अमर औषधि केवल एक मध्य श्रेणी अमर स्तरीय औषधि थी, लेकिन इसमें मौजूद आश्चर्यजनक ऊर्जा अधिकांश शीर्ष श्रेणी अमर औषधियों को कहीं पीछे छोड़ देती थी। जहां विराट के निर्मल अवतार में असाधारण प्रतिभा थी, जो साधारण अष्टम विपत्ति लोक के योद्धाओं से कहीं अधिक थी, यहां तक कि उसकी असाधारण प्रतिभा के साथ भी मध्य श्रेणी अमर औषधि की शक्ति उसके लिए अभी भी बहुत अधिक थी। इसके अलावा इतने वर्षों तक तलवार संप्रदाय में रहने के बाद वह विराट की अभ्यास शैली से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। विराट आंख मूंद कर साधना की गति का पीछा नहीं करता था, बल्कि अपने मार्शल आर्ट्स की नींव को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए उसका निर्मल अवतार सामान्य साधना के दौरान मध्य श्रेणी अमर औषधि जैसी उच्च श्रेणी की औषधि का कभी उपयोग नहीं करेगा। इससे उसकी साधना की गति बहुत तेज हो जाएगी, जो उसके मार्शल आर्ट्स की नींव को मजबूत करने के लिए हानिकारक होगा। इसलिए बिना सोचे समझे यह स्पष्ट था कि उसने वे मध्य श्रेणी अमर औषधि अपने निर्मल अवतार को तन्वी के अभ्यास के लिए भेजी थीं। वरिष्ठ, तन्वी ने अब अमर लोक के 8वें स्तर को पार कर लिया है। निम्न श्रेणी अमर औषधियों के प्रभाव उसके लिए पहले से ही थोड़े कमजोर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उसके लिए और अधिक मध्य श्रेणी अमर औषधि तैयार करने की आवश्यकता है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। उसने स्वरा के शब्दों से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने वास्तव में वे मध्य श्रेणी अमर औषधि निर्मल अवतार को मुख्य रूप से तन्वी के लिए ही भेजी थीं। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी, स्वरा असहाय थी। वे मध्य श्रेणी अमर औषधियां विराट के निर्मल अवतार द्वारा पहले ही ले ली गई थीं। वह उन्हें वापस पाने के लिए उसके पीछे नहीं जा सकती थी। वह हमेशा पहले तन्वी के कार्यों पर विचार करती थी, भले ही उसे झुंझलाहट महसूस होती थी। वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रतिष्ठित अमर खड्ग स्वरा के रूप में उसका अभी भी अपना गौरव था। चाहे वह कितनी भी ईर्ष्यालु क्यों न हो, उसे अभी भी अपनी गरिमा बनाए रखनी थी। चूंकि केवल 50 मध्य श्रेणी अमर औषधि उपलब्ध थीं, इसलिए स्वरा के पास दूसरी सबसे अच्छी चीज से समझौता करने और विराट से बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी अमर औषधियां खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि निम्न श्रेणी अमर औषधियों के प्रभाव मध्य श्रेणी की औषधियों से काफी कम थे, लेकिन फिर भी वे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के साधना संसाधनों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थीं। इस बार उसने हिमानी के लिए जो साधना संसाधन तैयार किए थे, वे हिमानी के अमरलोक के 9वें स्तर तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। स्वरा ने हिमानी के लिए केवल ये चमत्कारी औषधियां ही तैयार कीं, लेकिन उसका उसे पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर देने का भी कोई इरादा नहीं था। पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर बहुत अधिक कीमती थे। यहां तक कि स्वरा, जो रहस्य शून्य लोक की एक विशेषज्ञ है, वह भी इन 2 खजानों को चाहती थी। यहां तक कि वह स्वयं भी इन 2 साधना खजानों को रखने के बाद यदि दूसरों को पता चल जाए तो अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थी। हिमानी की तो बात ही छोड़ दें। हिमानी को ये दोनों साधना खजाने देना उसकी मदद करना नहीं था, यह उसे नुकसान पहुंचाना था। स्वरा स्थिति की गंभीरता से भली भांति वाकिफ थी। इन औषधियों के अलावा स्वरा ने विराट से बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के स्वर्ण कवच ताबीज, उच्च श्रेणी के पलायन ताबीज और अदृश्य ताबीज भी खरीदे। हालांकि उसने विराट को इन उच्च श्रेणी के ताबीजों को बनाने में मदद की थी, लेकिन अंततः उसने उन्हें बाद में उसे सौंप दिया था। इसलिए अगर वह इन ताबीजों को प्राप्त करना चाहती थी तो उसे अभी भी उन्हें विराट से खरीदना था। वास्तव में इतने सारे ताबीज बनाने के बाद स्वरा पहले ही बनाने के तरीकों में महारत हासिल कर चुकी थी। अब विराट के मार्गदर्शन के बिना भी वह उन्हें पूरी तरह से अपने दम पर बना सकती थी। हालांकि यद्यपि उसने बनाने के तरीकों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके पास सामग्री की कमी थी। विराट ने इन ताबीजों को बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया, उनमें से कई प्राचीन महाद्वीप से आई थीं। ऐसी सामग्रियां जिनके बारे में स्वरा ने कभी सुना भी नहीं था, वह उन्हें कहां ढूंढ सकती थी। इसलिए भले ही वह इन ताबीजों को तैयार करने के बाद स्वरा पूर्वी नक्षत्र नगर लौट आई और उन्हें हिमानी को सौंप दिया। गुरुदेव, मैं अभी तक आपके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हुई हूं और आप हमेशा इतने पैसे खर्च कर रही हैं। स्वरा द्वारा उसे दिए गए अनगिनत अनमोल खजानों को देखकर हिमानी ने पूरे शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? स्वरा ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट में कहा, तुम मेरी शिष्या हो। अगर मैं तुम्हारे लिए साधना संसाधन तैयार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? यदि तुम अपने गुरु को चुकाना चाहती हो तो यह आसान है, लगन से साधना करो। यदि एक दिन तुम रहस्य शून्य लोक को पार कर लो तो वह तुम्हारे गुरु को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। गुरुदेव, चिंता मत कीजिए, मैं निश्चित रूप से लगन से साधना करूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी, हिमानी ने दृढ़ता से कहा। वह अच्छी बात है। स्वरा ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाए और मुस्कुराई। स्वरा ने पूर्वी नक्षत्र नगर में हिमानी के साथ एक और दिन बिताया। अगले दिन हिमानी ने स्वरा को विदाई दी और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान की अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। हिमानी की आकृति को धीरे धीरे ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में गायब होते देख स्वरा लंबे समय तक चुप रही और अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर मुड़ गई। वास्तव में हिमानी के लिए सबसे तेज तरीका शक्ति सिंधु महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप लौटना
और फिर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मुख्य युद्ध के मैदान तक पहुंचने के लिए दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के स्थानिक मार्ग का उपयोग करना होता। हालांकि स्वरा ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना। वह विराट और शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़े रहस्य किसी को नहीं बताएगी, यहां तक कि अपने शिष्यों को भी नहीं। विराट और शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़े रहस्य बहुत बड़े थे। हिमानी का इन रहस्यों को जानना उसके लिए अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी आप जितना अधिक जानते हैं उतना ही खतरनाक हो जाता है। चाहे विराट की रक्षा के उद्देश्य से हो या हिमानी की सुरक्षा के लिए, हिमानी को शक्ति सिंधु महाद्वीप के रहस्यों को जानने से रोकना ही सबसे अच्छा विकल्प था। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद स्वरा ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच युद्ध किसी भी क्षण फिर से भड़क सकता था। अगला युद्ध छिड़ने से पहले उसे अपनी शक्ति में यथासंभव सुधार करना था। सौभाग्य से विराट द्वारा प्रदान किए गए पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेरों के साथ साथ उसके लिए स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के कारण उसकी साधना की गति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई। अभ्यास के हर दिन के साथ उसके साधना स्तर में काफी सुधार होता। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र। श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी को ज्वाला पर्वतों को छोड़े 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब वे यात्रा कर रहे थे, उन्हें अचानक आगे से तीव्र युद्ध की हलचल महसूस हुई। वहां क्या हो रहा है? तीव्र युद्ध की हलचल को महसूस करते हुए विराट ने उस दिशा में देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। तन्वी, चलो चलकर देखते हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की ओर मुड़कर कहा। पतिदेव, यह सुनकर तन्वी झिझक गई। उस दिशा से आ रही लड़ाई की आश्चर्यजनक आवाजों को देखते हुए दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। अगर वह अकेली होती तो बिना किसी झिझक के वहां पहुंच जाती, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी, विराट उसके साथ था। इस गुप्त क्षेत्र में इतना कुछ अनुभव करने के बाद वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि विराट और अधिक जोखिम उठाए। उन्होंने पहले जो चीजें अनुभव की थीं, वे लगभग हमेशा जीवन और मृत्यु की स्थितियां थीं, बेहद खतरनाक। अगर जरा सी भी गलती होती तो वह एक अपरिवर्तनीय स्थिति होती। इसलिए इस समय वह इस तरह के अत्यंत खतरनाक मामले में फिर से शामिल होने के लिए बहुत अनिच्छुक थी। तन्वी, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, हमें जरूरी नहीं कि इसमें शामिल होना पड़े। अगर हमें लगता है कि कुछ गलत है तो हम बस चुपचाप निकल सकते हैं। तन्वी के झिझकते हुए रूप को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी के साथ इतने साल बिताने के बाद वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझता था और स्वाभाविक रूप से उसकी चिंताओं को समझता था। ठीक है। विराट की बात सुनकर तन्वी काफी देर तक झिझकती रही और आखिरकार सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि विराट जोखिम उठाना जारी रखे, लेकिन वह उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। तुरंत दोनों ने अपनी आभा को छिपाने के लिए एक अदृश्य तकनीक का उपयोग किया और फिर अपने निशानों को छिपाने के लिए एक अदृश्य ताबीज का उपयोग किया और उस दिशा की ओर उड़ने लगे जहां से युद्ध की हलचल उत्पन्न हो रही थी। जल्द ही दोनों उस स्थान के पास पहुंच गए जहां लड़ाई छिड़ी थी। आसमान में दर्जनों योद्धा और अंधकार दानवों का एक समूह भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। मानव योद्धाओं के नेता अमरलोक के 8वें स्तर के 2 युवक थे। विराट अमरलोक के 8वें स्तर के इन 2 योद्धाओं में से एक से परिचित था। वह मयंक था, जो अमर खड्ग संप्रदाय के अमर खड्ग के 7 शूरवीरों का नेता था। अमरलोक के 8वें स्तर का दूसरा योद्धा सुनहरी त्वचा वाला एक हट्टा कट्टा बिना शर्ट वाला युवक था। यह हट्टा कट्टा बिना शर्ट वाला युवक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों में से एक दानव दमन संप्रदाय का युवा संप्रदाय नेता वीरेंद्र था। इस समय मयंक और वीरेंद्र एक अंधकार दानव से निपटने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। यह अंधकार दानव भी अमरलोक के 8वें स्तर पर था। हालांकि अमरलोक के 8वें स्तर का यह अंधकार दानव मयंक और वीरेंद्र के संयुक्त हमले के तहत बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। लड़ाई को देखते हुए मयंक और वीरेंद्र वास्तव में अमरलोक के 8वें स्तर के इस अंधकार दानव द्वारा पूरी तरह से दब गए थे। यह दृश्य निस्संदेह अत्यंत चौंकाने वाला था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मयंक गुरु प्रमुख वेदांत का निजी शिष्य था, जो अमर खड्ग संप्रदाय की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स दिग्गज था। उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी। दानव दमन संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता के रूप में समान स्तर के योद्धाओं के बीच वीरेंद्र की युद्ध शक्ति का शायद ही कोई मुकाबला हो। उनकी संयुक्त शक्ति के साथ वे आसानी से एक ही स्तर के एक अंधकार दानव को भी हरा सकते थे। अमरलोक के 9वें स्तर के एक अंधकार दानव की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन अब अमरलोक के 8वें स्तर के एक अंधकार दानव के खिलाफ सेना में शामिल होकर वे पूरी तरह से दब गए थे। अमरलोक के 8वें स्तर के इस अंधकार दानव की शक्ति अकल्पनीय थी। असुर मारक! अमरलोक के 8वें स्तर के अंधकार दानव को देखकर तन्वी लगभग आश्चर्य से चीख पड़ी। तन्वी, क्या वह अंधकार दानव असुर मारक है? जैसे ही तन्वी आश्चर्य से भर गई थी, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर मुड़कर टेलीपैथी के माध्यम से पूछा। बिल्कुल, वह वास्तव में असुर मारक है। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में दूसरे स्थान पर रहने वाला अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। तन्वी ने टेलीपैथी के माध्यम से उत्तर दिया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है। मयंक और वीरेंद्र मिलकर भी इसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विस्मय से कहा। असुर मारक की शक्ति वास्तव में राक्षसी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि असुर वज्र और असुर जयकाल पहले से ही काफी शक्तिशाली थे, लेकिन असुर मारक की तुलना में वे फीके पड़ गए। हा, मयंक, वीरेंद्र, आज मुझसे मिलना तुम्हारी नियति है। यह व्यर्थ का संघर्ष करना बंद करो, आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करो और मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। असुर मारक ने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई, एक ही वार से मयंक को दूर धकेल दिया और जोर से हंसा। तुम चाहते हो कि हम आत्मसमर्पण कर दें? ख्याली पुलाव! मयंक ने यह सुनकर ताना मारा। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी।
इस क्षण मयंक एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की तरह था, जो एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार के संकल्प को विकीर्ण कर रहा था। यह देखकर असुर मारक की निगाहें संकरी हो गईं। हे मयंक, भले ही तुम अमर खड्ग विद्या की हताश गुप्त तकनीक का उपयोग करो, यह सब व्यर्थ है। असुर मारक ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वह बूढ़ा कमीना वेदांत हो? चुप रहो। यह सुनकर मयंक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, असुर मारक, क्या तुम्हें मेरे गुरु का नाम लेने का अधिकार भी है? यहां तक कि तारकासुर भी मेरे गुरु के सामने असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं करेगा। मयंक, तुम्हारी मेरे गुरु को नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह सुनकर असुर मारक का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक होने के अलावा असुर मारक की एक और महत्वपूर्ण पहचान थी, तारकासुर का शिष्य। अब तारकासुर के बारे में मयंक की अपमानजनक टिप्पणी सुनकर उसके भीतर हत्या का एक तीव्र इरादा पैदा हो गया। असुर मार्क, बहुत हो गई बकवास, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मयंक चिल्लाया। इसके साथ ही उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और असुर मारक की ओर एक तेज तलवार की आभा छोड़ी। सौभाग्य से उसके गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे बड़ी मात्रा में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भुना हुआ मांस दिया था। भुना हुआ मांस खाने के बाद न केवल उसकी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि उसने जल्दी से अमरलोक के 8वें स्तर को भी पार कर लिया। अगर यह चमत्कारी भुना हुआ मांस नहीं होता, जिसने उसकी ताकत काफी बढ़ा दी थी, तो उसे आज असुर मारक के खिलाफ संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिलता। इतने लंबे समय तक उससे लड़ने की तो बात ही छोड़ दें। हम खुद को कुछ ज्यादा ही समझना। यह देखकर असुर मारक ने ठंडी सांस ली। उसने अपना बड़ा हथियार घुमाया, प्रकाश की एक भयानक धार छोड़ी जो मयंक की ओर झपटी। जल्द ही मयंक और असुर मारक फिर से भयंकर युद्ध में उलझ गए। दूसरी तरफ वीरेंद्र भी बेकार नहीं था। उसने अपना विशाल सुनहरा डंडा घुमाया और उसे असुर मारक की ओर दे मारा। झंकार, झंकार, झंकार। वीरेंद्र ने अपने सुनहरे डंडे का उपयोग असुर मारक को करीब से लड़ने के लिए किया। सुनहरा डंडा असुर मारक के काले हथियार से टकराया, जिससे धातु के टकराने की कान फोड़ देने वाली आवाजें आने लगीं। वीरेंद्र की निकट युद्ध शैली निसंदेह बेहद खतरनाक थी। वह अचंभित रह गया और असुर मारक ने अपने प्रहार से उसके सुनहरे डंडे को दूर छिटका दिया और वह काला हथियार सीधे वीरेंद्र से जा टकराया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड